बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास और स्टूडियो में हमारा साथ देंगे जनाब सुहेल इकबाल भट्टी। आज जिन खबरों पे हम बात करेंगे वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ऐलान है। दोबारा उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां मुझ पर हमला हुआ था, ये नहीं वज़ीराबाद से। उन्होंने लॉन्ग मार्च की तफसीलात बताई, उनका जो प्लान है उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वो ऑडियो के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताबात किया करेंगे जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, और जब ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा तो उस वक्त वो बनफ़्स नफीस वहाँ पहुँच के खिताब करेंगे। उनके इस ऐलान से कुछ मुबस्सिरीन और कुछ सियासी वर्कर्स में कुछ थोड़ा सा इज़्तिराब पैदा हुआ और उन्होंने एक सवाल जन्म लिया गया है कि इमरान खान की शख्सियत यकीनन एक करिश्मा साज शख्सियत है, उनका एक तिलिस्म, एक मेन स्ट्रीम लीडर हैं। उनको देखने के लिए या उनकी कॉल पे लोग पहुँचते हैं, तो इमरान खान जब ख़ुद शरीक नहीं होंगे तो क्या उनका जो एक ये लॉन्ग मार्च है उसमें अवामी शिरकत इतनी ही रहेगी या उसका रंग फीका पड़ जाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने बाकी पुरानी बातें भी दोहराई। एक बड़ी मुस्बत बात उन्होंने की जो हम तीसरे चौथे दिन से अपने प्रोग्राम में वो बात बार बार कर रहे हैं कि इस तसादुम की फ़ज़ा में, इस लड़ाई झगड़े के माहौल में आखिर किसी ने इस मुल्क को बचाना है, संभालना है, इस तसादुम को ठीक करना है, इन शिकनों को दुरुस्त करना है, चढ़ी हुई आस्तीनों को दोबारा वापस अपनी जगह पर लेके जाना है। इमरान खान ने भी यही कहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट की कमीशन की जो बात की गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो उसकी तायद करते हैं और उन्हें उस बात पर यकीनन एतमाद है। तो ये एक अच्छा साइन दिया। बाकी भी उन्होंने कुछ बातें की, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मीडिया से। उन्होंने कहा कि एक तो इनको किसी सूरत में मैं अपनी हुकूमत को कहूँगा इस्लामाबाद नहीं पहुँचने देंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें पहले बड़ा दुख हुआ था जब ये हमले की खबर सुनी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और हर शख्स अपना, पीटीआई का हर तर्जमान अलग-अलग अपना अपना सच और अपना झूठ बयान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अदाकारी में ज़बरदस्त अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और उनकी अदाकारी के तो कायल हो गए होंगे सलमान खान भी और शाहरुख भी। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख को भी पीछे छोड़ दिए, इस पर भी जायज़ा लेंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जिस तरीके से जुडिशल कम्प्लेक्स में आज़म सवाती की वीडियो बनाई गई है तो इससे लगता है कि मुख्तलिफ़ जजेस की भी वीडियोज़ मौजूद होंगी, क्योंकि वहाँ जजेस भी क़याम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान ने आज़म सवाती के जुडिशल रेस्ट हाउस में क़याम की तरदीद की है, तहम ये इतराफ़ किया है कि वो बलूचिस्तान के जुडिशल कम्प्लेक्स में रहे हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से भी एक तरदीद आई है कि उन्होंने कहा है कि फ़लाँ तारीख़ के बाद से वो रिहायशी स्कीमें वहाँ नहीं थीं और रिहाइश नहीं थी, और उस पर भी जायज़ा लेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच गए हैं, वहाँ क्या करेंगे उसका भी जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी, और एक और ख़बर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ा जाए, आपको इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वज़ीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज़ मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से। मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी। जी मज़हर बरलास साहब, इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वहीं से किया जहां से ये काफ़िला रुका था, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। अब इमरान खान बरह रास्त यहाँ साथ नहीं होंगे। इमरान खान अपने घर ज़मान पार्क वाले घर से एक तरह की लीड करेंगे और वहाँ से रोज़ाना खिताब करेंगे, जैसे उन्होंने अपने खिताब में कहा। क्या इमरान खान की इस प्लानिंग के बावजूद भी लॉन्ग मार्च में लोगों की शिरकत जो है आप देखते हैं कि भरपूर रहेगी या उसका रंग कुछ फीका पड़ जाएगा? नहीं, यकीनन फीका पड़ेगा। उसकी वजह कि लोग इमरान खान की खातिर आते हैं और लोग इमरान खान से एक तरह से मोहब्बत करते हैं या उनको देवता समझते हैं। तो गुजारिश ये है कि फिर पीटीआई की बाकी क़यादत होगी ना, शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे या असद उमर साहब होंगे या दूसरे लोग होंगे, तो इसमें फ़र्क तो यकीनन पड़ेगा।
क्योंकि इमरान खान जो हैं वो पॉपुलर हैं, तहरीके इंसाफ के जो बाकी लीडरान हैं वो इस कदर पॉपुलर नहीं है कि जितने खान साहब हैं। सही। और खान साहब की एक झलक देखने लोग आते हैं, तो अलबत्ता उन्होंने इसका, यकीनन उन्हें भी इसका एहसास होगा, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ से वीडियो लिंक पे खिताब किया करूंगा। मगर मेरा यही ख्याल है कि शुरा की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी कि इमरान खान फिजिकली वहां नहीं होंगे, अलबत्ता पिंडी में फिर तादाद जाके बढ़ जाएगी जिस दिन इमरान खान फिजिकली वहां जाएंगे। उतने दिन बस गुजारा करेंगे। अगरचे उनकी कोशिश तो है, यकीनन उन्होंने अपनी तंजीमों को हदायत कर दी होंगी, पार्टी को हदायत की होंगी कि भाई भरपूर तरीके से शरीक हो। लेकिन वो जो आम लोग आ रहे थे, जो बीटी रोड पे इमरान खान की एक झलक देखने आते थे, वो आम लोग कम हो जाए। पार्टी वर्कर तो रहेंगे, पार्टी वर्कर्स की यकीनन ये है कि ड्यूटियां होती हैं और पार्टी वर्कर आएंगे, मगर वो जो आम लोगों का एक जुनून था वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब सुनना होगा तो वो फिर घर बैठे सुन लेंगे। सही बात है, बिल्कुल। वो मेरा ख्याल है कि वो जलसे में और लॉन्ग मार्च में फिर खतरात क्यों मोल लेंगे जबकि ऐसी भी सूरत हाल। जी सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, अब इमरान खान ने आज जो एक कॉल दी है उसमें एक तो ये बात आ गई, मरज़र बरलास साहब का कहना है कि उतनी वो गैदरिंग नहीं देख रहे, लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा 10-12 दिन हमें लगेंगे, ये नहीं वज़ीराबाद से लेके रावलपिंडी पहुंचने तक, जो हार्डली 2.5-3 घंटे का सफ़र है, या 4 घंटे का बहुत भी स्लो चल रहे हैं, लेकिन जो लोग दूर से हैं, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हैं, उनके लिए हम टाइम का अंदाज़ा लग रहा है 2.5-3 घंटे का मैक्सिमम। ये कह रहे हैं 10-12 दिन लगेंगे। इस टाइम प्लानिंग के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं? जो अहम तैनाती वाला मामला है, एन उस वक्त भी अगर वो होनी है या कोई किसी ने जाना है, जैसे कि एक तासुर है, रिटायरमेंट लेनी है, तो वो उस वक्त को तक पहुंचना चाह रहे हैं, उस मौके पे प्रेशर जो है बिल्ड करना चाह रहे हैं, या इसकी कोई और प्लानिंग की वजह है? थैंक यू सो मच अली साहब। आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वो आखिर में था, और इसी वजह से ही जो आपका सवाल था, ये जो सारा सियासी उबाल हमें दिखाई देता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। अब सवाल ये है कि 10 से 14 दिन का क्यों इंतखाब किया गया, क्यों बताया गया कि 10 से 14 दिन बाद पहुंचेंगे, और लॉन्ग मार्च इस क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद कि जब आपकी अपनी पंजाब हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स आपके पास मौजूद है और आपको पहले से पेशगी पता होता है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आपको पेशगी बताया था, उसके बावजूद आप अपने, और आईनी कोई जवाज़ नहीं है कि आप कोई प्रेशर बिल्ड करें, ठीक है, या अपनी चॉइस को इम्पोज करने की कोशिश करें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप एक ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो कि खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। दुरुस्त है। और उस मकसद के लिए आपने तमाम सिक्योरिटी थ्रेट्स को बलाए ताक रखते हुए, आप ख़ुद जिस सूरत हाल का आपने सामना किया, अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आपके लॉन्ग मार्च में शरीक होने वाले तमाम लोगों को भी अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन उन तमाम थ्रेट्स अलर्ट्स के बावजूद आप दोबारा लोगों को खुद जमान पार्क में बैठते हुए उनको उस सूरत हाल में झोंक रहे हैं कि जो गरीबों के बच्चों ने आना है, जो बाकी आपके अपने पार्टी के रहनुमा है, उनको आप एक ख़तरनाक सूरत हाल में धकेलने जा रहे हैं। भरा उनकी अपनी सियासी स्ट्रेटजी है, वो उसको बेहतर समझते उन्होंने कर दिया। लेकिन मामला ये है, मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी सी उसके ऊपर मैंने वर्किंग की, 10 से 14 दिन का मामला, आज ग़ालिबन 6 तारीख है। जी जी, 6 गुजर गई जी। 14 दिन के बाद तारीख हो जाएगी, तकरीबन 20 तक आप पहुंच जाएंगे जी। 19 तारीख आखिरी एक ऐसी कट ऑफ डेट है जहां पे एक आप समझें कि रिटायरमेंट होनी है। दुरुस्त है। उस रिटायरमेंट के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है वो टोटली चेंज हो जाती है। प्रैक्टिकली उस अहम तरीन ओहदे पर तैनाती का प्रोसेस आप यूँ समझ लें कि 20 के बाद उसने शुरू हो जाना है। दुरुस्त है। अब खान साहब ने भी बिल्कुल साइफर, इम्पोर्टेड हुकूमत, इलेक्शन का मुतालबा, सारा कुछ मामला एक साइड पे रखते हुए फिर हकीकी आज़ादी मार्च की आड़ में खिलाफ कानून या खिलाफ आइन एक तकर्री के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आपके सामने आ रही, जो आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ों को इस तरह लिंक करके। ठीक है। और इस चीज़ की निशानदेही इस वजह से भी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद एक दिन अनाउंसमेंट की थी ऑन द रिकॉर्ड लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कि जो बैक डोर कुछ लोग
पैगामात लेकर जा रहे थे और एक मरूफ बैंकर ने इमरान खान साहब का पैगाम शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया था कि 3 नाम मैं दे देता हूं, 3 नाम आप दे दीजिए, तो उसमें से तकर्री का मामला होना चाहिए। तो हम्बल गुजारिश है खान साहब से कि जितना ख़तरात को आप मोल ले रहे हैं और मुल्क को जिस अदम इस्तेकाम से दो चार करके, सही है, आप जो ख्वाहिश आपकी वो पूरी नहीं होगी। ये तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। ठीक है, जिसके पास ये मैंडेट है वही करेगा, आप उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि आप मुल्क का अंदर अमन ओमान की सूरत हाल को ख़राब करें। मज़ीद दोबारा इस्लामाबाद के अंदर पुलिस की भारी नफरी तलब की जा रही है। इस गरीब आवाम के अरबों रुपए आने वाले दिनों में मज़ीद खर्च होने जा रहे हैं। सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन खान साहब को अपनी इस रविश पर ज़रूर गौर करना चाहिए। दुरुस्त है। और जो उन्होंने जिसको वेलकम किया, आखिरी बात, मामलात फुल कोर्ट बेंच के ज़रिए से जुडिशल कमीशन बन जाता है, वो मामलात वहाँ पर हल होने चाहिए और उसके बाद वापस आएँ, बैठ के इलेक्शन का मामला भी तय कर ले, बैठ के मामला तय कर ले। मजहर बरलास साहब, ये सुहेल भट्टी साहब जैसा कि आप सुन रहे थे, कहते हैं कि ये उन दिनों का 12-14 दिन की जो बात कही है इमरान खान साहब ने, वो उन दिनों तक उसको खींच के लेके जाना चाहते हैं। अमूमी तासुर भी यही है। सवाल ये है कि क्या जिस तरह का जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं और जो नताइज हासिल करना चाहते हैं इमरान खान साहब, वो कर पाएंगे या नहीं? गुजारिश ये है कि मैं तो सुहेल भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने उसके लॉन्ग मार्च में से कैसी कैसी ख्वाहिशात निकाली हैं। भट्टी साहब, उन्होंने बरमला ये कहा है कि मैं नया इलेक्शन चाहता हूँ, बहुत दफ़ा कहा है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कौन आर्मी चीफ बने कौन ना बने। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मेरिट पे, जो उन्होंने ओपनली बातें की हैं। अच्छा, अब आप लॉन्ग मार्च पे आप कैसे गैर आईनी और गैर कानूनी कहते हैं लॉन्ग मार्च को? ये एक हक है हर पाकिस्तानी का। सही है। क्या मौलाना फजलुर रहमान 2 दफा इस्लामाबाद में नहीं आए थे लॉन्ग मार्च लेकर? सही है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं लॉन्ग मार्च लेकर आए थे? क्या मरियम नवाज और हमजा शहबाज महंगाई जिन्होंने बहुत की है, वो महंगाई के नाम पे मार्च नहीं करने आए थे? ये आपने कैसे गैर कानूनी और गैर आईनी कह दिया इनके मार्च को? बिल्कुल उनका हक। किसी ने गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं कहा। इन्होंने मार्च को नहीं कहा, इन्होंने मुतालबे को कहा है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी से लगाया जाए। कोई उनका ऐसा मुतालबा नहीं है। उन्होंने तो मार्च इलेक्शन के लिए करना है। वो तो कहते हैं हमें इलेक्शन की डेट दे दो। ठीक है, वो तो बहुत दफा उन्होंने कहा और उन्होंने बरमला अपनी गुफ्तगू में कहा हुआ है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कौन आर्मी चीफ बने कौन ना बने। ठीक है, हाँ, ये बात बता उन्होंने की कि मेरिट पे होना चाहिए फैसला जो भी हो, क्योंकि उन्हें बीच में से इतला आई थी कि मेरिट से हट कर को नीचे आसिफ अली जरदारी ने को नाम दिया था। तो गुजारिश ये है कि किसी के मज़ारे को तो आप कहते हैं आईनी है, कानूनी है, और दूसरे के मज़ारे को कहते हैं गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये डंडी मारते वक्त जरा आप इंसाफ का पहलू भी देखा करें। लेकिन बरलास साहब, ये बात है, अच्छा मेरी बात सुने, छोड़ें आप इस बात को, मैं आपको और बात को जो है, ये असल मामला जो इनका अभी जो कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था, 3 नाम इमरान खान ने कहा मैं देता हूँ, 3 नाम आप दे दीजिएगा, उसमें कर लेते हैं, और मैंने जवाब में कहा कि ये मेरा सवाबदीदी इख्तियार है। तो आप इस बात को तो तस्लीम करते हैं या नहीं करते कि इमरान खान ने ऐसी कोई कोशिश की है? मैं इस बात को भी तस्लीम इसलिए करता कि मैं उसका नाम ले देता हूँ, वो मियां मंशा होगा, मैं उसका नाम ले देता हूँ। सबको पता है बैंकर कौन है जो मुश्तरका, वो तो जाहिर है। गुजारिश ये है कि आप इमरान खान की बात को तो कह रहे हैं कि वो झूठ बोलता है, तो शहबाज शरीफ की बात को हम कैसे सच मान लें, जिन्होंने हाई कोर्ट लाहौर में जाली एफिडेविट दिया था अपने भाई के बारे में कि मैं लेकर आऊंगा 50 रुपए के स्टाम्प पे, वो तो पूरा नहीं किया। वो तो सर्टिफाइड झूठे हो गए कि हाई कोर्ट में अदालत में झूठ बोल के गए हैं। उनकी बात को हम कैसे सच मान लें? ये उनका दावा है। चलें, बिल्कुल ठीक है, ये उनका दावा है और इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं आज। लेकिन इस हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं। ये बातें साथ साथ चलेंगी, इमरान खान की गुफ्तगू के कुछ पहलुओं को भी हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से रब्त में हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है, हड्डी टूटती है तो प्लास्टर डाला जाता है, जख्मों पर पट्टी बांधी जाती है। इस तरह का ड्रामा शायद दुनिया में कोई मचा सके। पहले इस पर जेटी होनी चाहिए कि उसने
एक रियासती राज को क्यों इस तरह तश्त-ए-ज़ाम किया, उसको झूठ बना। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सकें। और मैं अपनी हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं दिखानी। जी सोहेल इकबाल भट्टी साहब, ये मौलाना फजल रहमान ने एक अजीब खरीब बात कर दी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना फजल रहमान को इंडिया के टॉप के फिल्म स्टारों के नाम आते होंगे। वाकई मुझे बड़ी हैरत भी हुई है कि वो सलमान खान को भी जानते हैं और शाहरुख खान को भी जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अपनी अदाकारी में वाकई सलमान खान और शाहरुख की बोलती बंद कर दी है, बैंड बजा दी है, उनकी ज़बरदस्त अदाकारी की है? देखिए, वो दुनिया के मंझे हुए अदाकार हैं, उनको एक सियासतदान अपनी अदाकारी से क्रॉस कर दिया। अगरचे के सियासतदानों के अंदर भी सियासत में अदाकारी का अंसर तो पाया जाता है, क्योंकि कोई भी जमात हो। अब सबसे बढ़कर आप बाकी जमातों को एक साइड पे कर दीजिए। जमीयत उलमा इस्लाम, जिनके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस अंदाज में इस सारे मामले पे रोशनी डाली, जिनका नाम लिया, इस सारे मामले को बयान करने के लिए उनको थोड़ी सी अदाकारी का मुजाहरा करना पड़ा। तो सियासत के अंदर अदाकारी के एलिमेंट्स तो मौजूद है, उससे आप निगेट उससे नहीं कर सकते। लेकिन सवालात इसलिए उठ रहे हैं चूँकि अब सियासी एक दोनों तरफ से जंग है और बयानात दर बयानात का सिलसिला जारी है। लेकिन वो सवालात बहुत से इसलिए उठे कि आज भी और गुज़श्ता रोज़ भी जो रेस्क्यू 112 का उनका एक ऑफिसर जिसने फ़र्स्ट टाइम आके इनको रेस्क्यू किया और इमरान खान साहब की टांग पर पट्टी की, उसके मुताबिक उन्होंने एक ही जगह पे ज़ख्म था, उन्होंने पट्टी की। उनका ये वीडियो बयान मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो बाद में बयानात आते रहे, 4 गोलियों की बात हुई और बहुत से बयानात सामने आए। तो मेरा ख्याल ये है कि मौलाना फजल रहमान उन चीज़ों को, और जिस तरीके से वो उनकी टांगों की कंडीशन थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आज वो वहाँ से मुंतकिल हुए, तो उन्होंने एक सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तहत उनको तशबीह ज़रूर दी है वहाँ पर। लेकिन जिन अदाकारों का नाम लिए, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि मौलाना फजल रहमान साहब उनकी अदाकारी से, उनके नाम से इस हद तक बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मामला अब ये है कि ये बयानबाजियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन जहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे और जो बरलास साहब ने मेरी गुफ्तगू से ये तासुर लिया का लॉन्ग मार्च को गैर आइनी या गैर कानूनी कतई नहीं कहा। नहीं, वो तो मैंने वज़ाहत कर दी थी, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, ज़रा फाइंड अप कर लें। तो मामला वो है कि जो मामला जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, खुशाइंद किया है, और जहाँ पर आप तमाम जमातों को उस पर फोकस करके बाहमी तंज के निश्तर तो चलते रहेंगे, लेकिन उस इदारे पे फोकस करके कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ से किसी तहकीकात का आगाज़ हो जाए और मामला एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, ये मामला कंस्ट्रक्टिव वे में आगे चलें। ये तसादुम, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये शिकना, ये आस्तीनों चढ़ी हुई जो है, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लोगों का भी एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, लोग मामूली बात पे नाराज़ हो जाते हैं, अपने मजाज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनते और लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं, नफ़रत बढ़ रही है। इसके लिए यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उस पर अब दोनों पार्टियों का इत्तेफाक हो चुका है और ये वापस आएंगे। मज़हर बरलास साहब से पूछेंगे कि मौलाना फजल रहमान किस बिरते पे इतने चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इमरान खान इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचेंगे। अगर वो काफिला लेके आ रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाएगा? बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बता रहे थे हम आपको कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता, और उन्होंने ये भी कहा इमरान खान झूठ पे झूठ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मज़हर बरलास साहब, आप बताएं कि वो इस तरह कैसे चैलेंज कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेगा और इमरान खान वाकई झूठ बोलते हैं? अच्छा, मैं 2-3 बातें करूँगा जी। गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल था कि भट्टी साहब को मौलाना साहब की अदाकारी का भी पता होगा, क्योंकि भट्टी साहब के शहर में मुल्तान में मौलाना साहब पढ़ते रहे हैं, मौलाना साहब वहाँ वॉलीबॉल भी खेलते रहे हैं। और उससे पहले शायद किताबों में आपने भी यकीनन पढ़ा होगा, भट्टी साहब ने भी पढ़ा होगा कि इनके वालिद मोहतरम ने ड्राइंग रूम में से एक बच्चे को क्यों निकाला था। तो मौलाना साहब तो जमादरू पैदाइशी अदाकार है, तो किसी की अदाकारी पे इन्होंने क्या सवाल करना है। अब आ जाएं, ये जो बात मौलाना साहब ने की है, ये गैर आईनी बात है, ये गैर कानूनी बात है कि हम उनको, मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा कि आने ना दो। मौलाना साहब, आप तो खुद 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, और जो दूसरी PDM की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ लाए थे, मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज तशरीफ़ लाए थे। तो ये आप गैर कानूनी और गैर आईनी बात कर रहे हैं। जहाँ तक झूठ का सवाल है, देखिए ये सारे सियासतदान एक दूसरे को कहते हैं फलां भी झूठ बोलता है, फलां भी झूठ बोलता है। इसका मैं समझता हूँ
कि ये खुद ही बता सकते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। एक दूसरे को झूठा तो ये कहते हैं। और अब आपको ये देखना होगा कि पब्लिक क्या फैसला कर रही है। मौलाना साहब को अभी हालिया एक कुर्रम में इलेक्शन हुआ, जहां मौलाना साहब का 2018 में बंदा जीता था। अब इमरान खान तो वहां गए नहीं, वहां जाके उन्होंने अदाकारी नहीं की, तो मौलाना साहब का बंदा कैसे अक्सरियत से हार गया। ठीक है। और वहां ANP के उम्मीदवार को 2 वोट मिलते हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 2 वोट मिलते हैं, तो इसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, कसूर तो है बरला साहब, इमरान खान का कसूर है। आप ना माने तब इमरान खान का कसूर है, वो बहुत पॉपुलर है, ना भी जाए तब भी जीत जाते हैं, कसूर तो है। अलवी साहब गुजारिश सुनिए, अगर ये अदाकारी है तो अदाकारी में शहादतें नहीं होती। वो बंदा एक शहीद हुआ है, अदाकारी में कोई एक बंदा जख्मी नहीं हुआ, अदाकारी में 14-15 बंदे जख्मी हुए हैं। और उसमें हामिद नासिर चट्टा साहब का बेटा जो है अहमद चट्टा, वो बड़े बुरे तरीके से जख्मी हुआ था, उसके तो पेट में गोली चली गई थी। तो गुजारिश ये है कि ये ठट्ठा मजाक मौलाना साहब कहीं और थिएटर से जाए, ठीक ये बात गलत है कि आपका सियासी दुश्मन जो है वो अस्पताल में पड़ा हो तो आप कहें कि जी वो झूठ बोल रहा है और वो ड्रामे कर रहा है, वो अदाकारी कर रहा है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि अदाकारी के सर्टिफिकेट मौलाना साहब को नहीं बांटने चाहिए। मैंने अलबत्ता मौलाना साहब से एक मरतबा पूछा था, मैंने कहा मौलाना साहब आप तो मजहबी रहनुमा हैं, आपकी वैसे बड़ी इज्जत है, तो आप सियासत क्यों करते हैं? लोग तो सियासत इज्जत के लिए करते हैं। तो मौलाना साहब हंस के फरमाने लगे कि मैं इज्जत बचाने के लिए। ये बात दुरुस्त है, बहुत खूबसूरत बात की। ये मौलाना की जो बजला संजी और हाजिर दिमागी है, ये उसका है शख्साना। अच्छा मौलाना, ये एक सवाल आपने उठाया कि मौलाना ने ये बात क्यों की है। इससे पहले कुछ बातें खुद भी की थी, खूनी मार्च हो रहा है, और ये खूनी मार्च की बात सबसे पहले तो उसने फैसल वाडा ने की थी, और अभी भी वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हूँ और वो मेरे लीडर हैं। लेकिन आज एक और बात की गई है, एक ऑडियो लीक हुई है इस हवाले से आमिर डोगर की। आमिर डोगर हिदायत देते हुए पाए गए हैं कि आर्डर है चेयरमैन का और शाह महमूद कुरैशी का कि फ़लाँ पॉइंट्स जो हैं उन पे बैठ जाएं और उस तरह के मामलात करें। तो उस हवाले से वो ऑडियो जो है वो भी हम आपको किसी वक्त सुनाते हैं। लेकिन जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब, हमने इस फवाद चौधरी की तरफ बढ़ना है। फवाद चौधरी ने भी कुछ बातें की हैं आज। फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू किया, मेरा ख्याल है मैं आपको वो गुफ्तगू का पहले एक टुकड़ा सुना देता हूँ, फिर उस पर आपका तबसरा ले लेते हैं। फवाद चौधरी ने क्या कहा जी, वो सुनाइए। जुडिशल कमीशन की कल जो ऑफ़र की शहबाज शरीफ साहब ने, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम समझते हैं कि ये एक अच्छी तजवीज़ है और फुल कोर्ट का जो कमीशन का कहा गया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की स्वाबदीद है कि वो किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सही सिमत में कदम है। हालत ये है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की हमारी हुकूमत है और हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनकी जो काबीना है उसकी अमलदारी नहीं है। आपके जजेस की गेस्ट हाउसेज महफूज नहीं है, किसी के घर महफूज नहीं है, जाती वीडियोस लोगों की जो है वो बना के जुमा बाजार लगा हुआ है। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से यरगमाल बना हुआ है। सिस्टम यरगमाल है, और ये कि लोगों के घरों की वीडियो, लोग घरों में अपने बेडरूम्स में भी महफूज नहीं है, अपनी बेगमात के साथ भी महफूज नहीं है, इस तरह की सूरत हाल है। तो क्या कहते हैं आप? देखिए, फवाद चौधरी साहब जब ख़ुद वफाकी वज़ीर के अहदे पर फाइज थे और उनकी जमात की मरकज़ में हुकूमत थी, उस वक्त भी कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई थी, बहुत से सवालात उठे थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ताल्लुक़ उन वीडियोज़ का हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के साथ था। उनकी बीवियों के साथ थी। मैं मुख्तलिफ ऐसी नाज़ेबा वीडियो थी जो कि उस बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी थी, लेकिन उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी कि इस मामले को हैंडल किया जाता, तहकीकात को की जाती, कोई मैकेनिज़्म या कुछ ऐसा किया जाता कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन किस्म की मज़मूम मकासद के हसूल के लिए ऐसा घिनौने काम में मुलविस होते हैं। तो उस वक्त आपने नहीं किया, लेकिन अब आपके पास वक्त आ रहा है जब आप आगे जा रहे हैं चीज़ों को, फुल कोर्ट बेंच को आपने वेलकम किया। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ऐसी तजवीज़ को इंडोर्स किया जा रहा है जो कि वफाकी हुकूमत, ये उनकी वो हुकूमत जिसको वो तस्लीम नहीं करते अमूमी तौर पर, उनकी बात को उन्होंने माना है, तो ये खुश आइंद है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा इस सिस्टम को यरगमाल बना हुआ है। सिस्टम इस वक्त बिल्कुल हमें पंजाब के अंदर, लाहौर में बिलखसूस यरगमाल बना हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालबे पर IG पंजाब को उहदे से फैसल शाहकार साहब को अलग होना पड़ता है, इस मकसद के लिए कि FIR जो हम चाहते हैं, कानून कुछ कहता है,
हकाइक क्या हैं जो हम चाहते हैं उसका अंदराज हो, वरना आप ओहदे पर नहीं रह सकते। खान साहब, आपके लॉन्ग मार्च के अंदर, आज़ादी मार्च के अंदर तो बड़ा एक जो पॉइंट था कानून की पासदारी और इंसाफ की फराहमी थी। इस पर फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, कानून की पासदारी का मामला भी है और अजीब है। इमरान खान कहते हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ कि मैं 3 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ और मैं अपने ऊपर होने वाले हमले की अपने अहदे इक़्तिदार में उस जगह पे जहाँ मेरी हुकूमत है वहाँ FIR दर्ज नहीं करवा सकता। तो आम आदमी की सूरत हाल क्या होगी? जबकि सोहेल भट्टी साहब कहते हैं कि ये कानून और निज़ाम को ललकारने वाली बात है। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और अगली ख़बर जो है वो हमारी GTV के प्रोग्राम रेड जोन की एक्सक्लूसिव ख़बर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरतरफ मुलाजिमीन को बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और ये वो बरतरफ मुलाजिमीन है जो 1993 में 1993 में बरतरफ किए गए थे। 18,000 के लगभग ये लोग हैं जिनको बहाल किया जा रहा है। और इन लोगों को मज़े की बात यह है कि बहाल करने के लिए वो लोग भी रजामंद हो गए हैं जिन्होंने इनको निकाला था। जी सोहेल भट्टी साहब। अली साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी डिटेल बयान करने से पहले कुछ सवालात हैं जो मुसलसल हमें आ रहे थे अवाम की जानिब से, तो मैंने 2-4 पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर दिया जाए। ज़रूर। अवाम का एक सवाल है, हमसे हज़ार हम आगे उठा जवाब अवाम बाकी उनका अवाम के सवाल को आगे पहुँचाएँगे कि इमरान खान साहब ने इस्तिखारे के बाद मुल्ज़मान का तयन तो कर दिया है, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो सर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि बेनज़ीर भुट्टो अपने ऊपर कातलाना हमले की ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो अब जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनको गौर करना होगा। इसी तरह वो अपनी सियासत में अमरीकी मुदाखलत के हवाले से बहुत बात करते रहे। जब वक्त था तो उस वक्त उन्होंने क्यों रोल नहीं प्ले किया? उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत कहते हैं जी FIR के इंदराज में रुकावट है, तो क्या वो भी किसी के आलाकार है? बताना चाहिए वहाँ पर उनकी हुकूमत। तो इस तरह के बहुत से सवालात उठ रहे हैं अवाम से और लोग ये सवाल पूछते हैं। इसके साथ जो आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि एक मरतबा फिर जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ थे उनको बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक कमेटी कायम की गई है। उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है मंदोखेल साहब, वो उसकी सरबराही में इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इन मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 18,000 के लगभग है। आपको याद होगा कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी खुर्शीद साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी और उस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से जो लोग सैक किए गए थे मुख्तलिफ बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में 1996 से 98 के दौरान उनको बहाल करने के अहकाम दिए थे। उस ऑर्डर पर काफ़ी हद तक तो अमल हुआ, लेकिन काफ़ी सारे लोग आज भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं उस मामले को। वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। लेकिन अब वो दोबारा ये चाहते हैं कि वो मुलाजमीन जिन्हें 1993 के बाद भी बरतरफ किया गया उन्हें बहाल करना चाहिए, उनकी प्रमोशन उनके सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, और 3 साल की तनख्वाहें भी मिलनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो आगे इलेक्शन ईयर है उस एंगल से तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये सूट करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, कि लोगों को एक रिलीफ दिया जाए। लेकिन कौमी ख़जाना, सवाल ये है क्या कौमी ख़जाना इस मामले के अंदर इसका मुतहम्मिल हो सकता है इस सारे बोझ को उठाने में? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनपुट बड़ा मैटर करेगा आने वाले दिनों में, और इसकी मज़ीद तफसीलात आने वाले दिनों में हम आवाम को बताएंगे। लेकिन ये काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। और एक इससे अगली खबर की तरफ बढ़ना है, और वो खबर ये है कि ANF यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची कंटेनर टर्मिनल पर अरब अमारात भेजे जाने वाले कंटेनर से 3 लाख नशा आवर गोलियां बरामद कर ली हैं और इन गोलियों का मजमूई वज़न जो है 65 किलोग्राम है। इसी तरह चमन के इलाके में कार्रवाई करते हुए 5220 लीटर ममनुआ केमिकल और खैबर के इलाके से 20 किलो चर्स बरामद की है। ये जी गोलियां मज़हर बरलास साहब नशा आवर गोलियों के कंटेनर भर के जा रहे थे। इनको यहाँ से एक्सपोर्टर था बिजनेस लिंक कारपोरेशन, जैनब मंजिल, मेज़ 9 फ्लोर, प्लाट नंबर PG442 नियर बिस्मिल्लाह मस्जिद, खारादर, कराची। और जिनको भेजा जा रहा था ये डेरा ट्रेडिंग सेंट्रल LLC जबले अली UAE एड्रेस पे ये जा रहा था। और मुझे क्लोजिंग पे जानना है 1 मिनट की, इसके ऊपर एक लफ्ज़ एक सेंटेंस की बात कर दे। ये जितने भी मंशियात फरोश हैं ये बड़े बड़े लोग हैं, इन पे आहनी हाथ डालना चाहिए। और इन्होंने हमारे तालीमी इदारों में भी हर तरह का नशा सप्लाई शुरू कर रखा है, उसको भी रोकना चाहिए।
बाहर जाने से तो रोकना चाहिए, तो हमारे यहाँ जो है उसको भी रोकना चाहिए। बिल्कुल, उसको भी इसमें रोकना जो बड़े चाहिए बड़े किरदार हैं वो फीका बने। और बड़े किरदार जो हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। बिल्कुल, इनके नाम भी सामने लाने चाहिए कि ये कौन थे, इनकी फैक्ट्री का, कंपनी का नाम तो आ गया है, इसका मालिक कौन है उसका नाम भी आना चाहिए। और इस काम के ऊपर यकीनन ANF जो है वो शाबाश की मुस्तहिक है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, अगले प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना करे।